तो साथियों, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी जो पिछला वीडियो में बेदरिंग में, तो बेदरिंग में हम डिस्कस कर रहे थे फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल बेदरिंग और उसके फैक्टर, यानी कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं बेदरिंग को। तो कंटिन्यू उसी से हम नेक्स्ट वीडियो, ये हमारा चौथा वीडियो होगा और इसमें हम उसके की फैक्ट समझेंगे। तो की फैक्ट बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे और विथ फैक्ट के साथ समझेंगे। तो साथियों, देर ना करते हुए हम चलते हैं वीडियो में। तो साथियों, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे रॉक्स एंड मिनरल्स के बेदरिंग में, तो उसमें हम जो प्राइमरी जैसा हम देख रहे थे फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग और विथ फैक्टर के साथ हमने देख लिया था। तो हम उसी से कंटिन्यू आज हम देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल वेदरिंग, रॉक्स एंड वेदरिंग का की पॉइंट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम डिस्कस करते हैं एक एक को बहुत ही अच्छे से। तो देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। तो वेदरिंग इज अ मोर रैपिड इन मीडियम कॉन्टेनिंग ऑर्गेनिक एसिड, यानी जो वेदरिंग होती है कहाँ पे अच्छे से होती है, जब ऑर्गेनिक एसिड अधिक मात्रा में होता है तो उस माध्यम में क्या है, जो वेदरिंग होती है हमारी वह क्या है, या अपक्षय होता है वह अधिक तीव्र होता है। तो ध्यान रखेंगे कब, जब ऑर्गेनिक एसिड होता है तब। कंटिन्यू देखेंगे। द मिनरल्स वेदरिंग एंड क्ले फॉर्मेशन आर रैपिड वेयर द क्लाइमेट इज वार्म एंड मोस्ट। ध्यान रखेंगे हमारा वेदरिंग कब या जब अपक्षय कब अधिक होगा, या फिर क्ले फॉर्मेशन अधिक कब होगा या जल्दी बनेगा कब, जब हमारा जो मौसम होगा वह कैसा होगा, गर्म होगा और फिर क्या है, तर होगा। तर बोले तो जहाँ पे नमी ज़्यादा होगी, जब जिस मौसम में नमी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे क्या है, वेदरिंग भी ज़्यादा होती है और क्ले का निर्माण भी ज़्यादा होगा। कंपेयर करेंगे, कंपेयर या देन वार्म एंड ड्राई, अगर वार्म गर्म है और सूखा है उसके अपेक्षा, कोल्ड एंड ड्राई की अपेक्षा एंड कोल्ड एंड मोस्ट की अपेक्षा, उन सब की अपेक्षा वार्म एंड मोस्ट में क्या है, सबसे अधिक हमारा क्ले फॉर्मेशन और वेदरिंग बहुत ही तीव्र होती है। कंटिन्यू देखते हैं। वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस अकर्स साइड बाई साइड इन नेचर, यानी जो वेदरिंग और मिट्टी के जो निर्माण की जो प्रक्रिया है वह स्थान दर स्थान पर क्या है, होती रहती है। ये सतत चलती रहती है, ये स्वतः नेचर है, नेचर में क्या है, चलती रहती है। कंटिन्यू देखेंगे। द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल वेदरिंग, यानी जो मृदा विकास में सबसे बड़ा योगदान होता है वह किसका होता है, भौतिक अपक्षय बोले तो फिजिकल वेदरिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ध्यान रखेंगे आप इसको। देखेंगे सॉइल इज डेवलप्ड फ्रॉम वेदरिंग ऑफ रॉक्स, यानी जो मिट्टी का जो विकास होता है वह किस तरह से होता है, रॉक्स एंड मिनरल्स के क्या है, वेदरिंग से होता है, अपक्षय से होता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। तो वेदरिंग प्रोसेस आर बेसिकली फिजिकल एंड केमिकल। जो हमारी जो मोस्टली जो वेदरिंग या अपक्षय जो होते हैं वो केवल दो ही प्रकार के होते हैं मोस्टली। कौन कौन सा, फिजिकल और वेदरिंग होती है। तो बायोलॉजिकल क्या है, तो बायोलॉजिकल एजेंट्स एज फिजिकल एंड केमिकली, जो बायोलॉजिकली जो या वेदरिंग होती है, जो क्या होते हैं एजेंट्स होते हैं, वे किसके लिए होते हैं, भौतिक और रासायनिक अपक्षय पर होते हैं, काम करते हैं। ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे। द प्रिंसिपल एजेंट्स ऑफ फिजिकल वेदरिंग आर टेम्परेट, वाटर, विंड और आइस भी है, यानी जो जो फिजिकल वेदरिंग के जो एजेंट्स हैं मोस्टली वो कौन कौन से, टेम्परेचर, वाटर और विंड। ध्यान रखेंगे आप लोग। कंटिन्यू देखते हैं। द फिजिकल प्रोसेस आर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज ट्रांसपोर्टेशन। ध्यान रखिएगा जो भौतिक जो निर्माणकारी प्रक्रिया होती हैं उसमें मोस्टली कौन सा ट्रांसपोर्टेशन सबसे अधिक है, महत्वपूर्ण होता है इसमें। ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे। डबलिंग द वेस्कोसिटी ऑफ वाटर इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मिनरल्स कैरिड 32 टाइम्स, यानी जो पानी की जो वेस्कोसिटी होती है अगर वह दोगुनी हो जाती है तो जो परिवहन में ले जाने की जो सामग्री की जो मात्रा होती है वह 32 गुना तक बढ़ जाती है। आप ध्यान रखेंगे। विस्कोसिटी जब पानी की दोगुनी होगी तो जो भी मटेरियल जो ले जाने की जो शक्ति उसमें होगी वह 32 गुना तक बढ़ जाती है। कंटिन्यू ध्यान रखेंगे।
तो द केमिकल वेदरिंग बिकम इफेक्टिव एज द सरफेस एरिया ऑफ द रॉक इंक्रीज। यानी जो रासायनिक अपक्षय होता है, केमिकल वेदरिंग कहाँ पे अधिक होगी, कहाँ पे इफेक्टिव होगी, जब सरफेस एरिया रॉक्स एंड मिनरल्स का क्या है, ज़्यादा होता है, तब ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल वेदरिंग प्रोसेस इज हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस बोले तो जल अपघटन। जल अपघटन सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक प्रक्रिया है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को आप। ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जा चुका है कई बार एग्जामों में, ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल वेदरिंग प्रोसेस इन प्राइमरी मिनरल्स इज हाइड्रोलाइसिस। यानी जो प्राइमरी मिनरल्स में भी जो प्राइमरी मिनरल्स बनते हैं उसमें भी क्या है, महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, कौन सी, हाइड्रोलाइसिस के द्वारा ही प्राथमिक ये मोस्टली क्या है, बनते हैं प्राथमिक खनिजों में। सेकंड देखते हैं। जबकि जो द्वितीयक खनिज होते हैं उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया होती है वह कौन सी होती है हमारी, जलयोजन, बोले तो हाइड्रेशन। ये इसको देख लेते हैं। हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यस इस तरह से। और तो कंटिन्यू उस तरह से हम देख लेते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल वेदरिंग प्रोसेस इन सेकेंडरी मिनरल। यानी जो सेकेंडरी मिनरल में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया वो कौन सी है, वह हमारी हो जाती है हाइड्रेशन। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, कौन सी हो जाती है हमारी, हाइड्रेशन जो प्रोसेस है वह मोस्ट महत्वपूर्ण हो जाती है, किसमें, सेकेंडरी मिनरल्स में। प्राइमरी मिनरल्स में कौन सी थी, हाइड्रोलाइसिस। अब पुनः हम यहीं पे चलते हैं, हाँ यहीं पे थे, कंटिन्यू देखते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पे थे हम लोग, ये पहला वाला हो गया कि जो प्राइमरी मिनरल्स में कौन सी जो प्रोसेस केमिकल यूज होती है वह कौन सी, वह हमारी हाइड्रोलाइसिस, जबकि सेकेंडरी में हाइड्रेशन थी। उसी तरह से देखते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि डबल डिकम्पोजिशन प्रोसेस कौन सी है, तो कौन सी होती है हमारी, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस होती है। अब ध्यान रखिएगा, केमिकल की सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस है और ये डबल डिकम्पोजिशन प्रोसेस है और कोई भी नहीं है, आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे। फॉर रनर फॉर क्ले फॉर्मेशन इज हाइड्रोलाइसिस। यानी जो क्ले की जो निर्माण का क्या है, ये अग्रदूत हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस है, यानी बनने की जो प्रक्रिया होती है वह हाइड्रोलाइसिस है। इसमें क्या है, क्ले का सबसे पहले क्या निर्माण होता है, यहीं से हाइड्रोलाइसिस के द्वारा ही। कंटिन्यू देखते हैं। रिजल्ट्स इन कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन एंड ड्रेस्टिकली मॉडिफिकेशन ऑफ प्राइमरी मिनरल्स इन हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस। यानी जो प्राथमिक खनिजों के पूर्ण विघटन और भारी संशोधन के परिणाम स्वरूप कौन सी, किसके परिणाम स्वरूप होती है, हाइड्रोलाइसिस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो हमारे प्राइमरी मिनरल्स हैं वह क्या है, मोस्टली विघटित हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। कंटिन्यू देखेंगे। वर्मिकुलाइड कैन बी फॉर्म फ्रॉम मस्कोबाइड बाई हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस। यानी जो वर्मिकुलाइड होता है वह किससे बनता है, हमारा मस्कोबाइड से बनाया जा सकता है, या क्या है, मस्कोबाइड से बनता है, किस प्रोसेस के द्वारा, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा, ध्यान रखिएगा। ये हम देख ही चुके थे, यहाँ से देखेंगे हम। द सोइल आर डीपर व्हेन द टेक्सचर ऑफ पेरेंट मटेरियल इज लाइट। यानी जब जो मूल सामग्री है, जो पेरेंट मटेरियल होगा, जब बनावट हल्की होती है तो मिट्टी क्या है, अधिक गहरी होगी, आप ध्यान रखेंगे। जब बनावट या जो कड़ाकार होता है, टेक्सचर बोले तो कड़ाकार, जब हल्का होगा तो जो मिट्टी कैसी होगी हमारी, डीप होगी, ज़्यादा गहराई तक होती है। कंटिन्यू ध्यान रखेंगे। द सॉइल दैट डेवलप्ड बाई इंटेंसिव केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स इन हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट आर हार्ड एंड अनफर्टाइल। यानी जब गर्म आर्द्र जलवायु में चट्टानों के गहन रासायनिक अपक्षय से विकसित होने वाली मिट्टी मोस्टली कैसी बनती है, कठोर और अनुपजाऊ हो जाती है। कैसे में जब ज़्यादा वेदरिंग हो जाती है तो यही होता है, अनफर्टाइल फाइनली हो जाती है, और क्या है, ज़्यादा ज़्यादा क्या वेदरिंग होने पर। कंटिन्यू देखेंगे। व्हेन बेसिस आर मोर द स्टेबिलिटी ऑफ मिनरल विल इंक्रीज। यानी जब क्षार के अधिक होने पर खनिजों की जो स्थिरता है, जो स्टेबिलिटी है, वह क्या है, बढ़ जाती है ऑटोमेटो। कंटिन्यू देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ मिनरल्स विथ इन द सॉइल इज कॉल्ड द पेडोकेमिकल वेदरिंग। यानी जो डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन जो प्रोसेस होती है, यानी विघटन और अपघटन जो प्रक्रिया होती है, किसमें, मिट्टी के खनिजों में, रॉक्स एंड मिनरल्स में,
तो उसको, उस क्रिया को या उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो रासायनिक पेडो रासायनिक अपक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पेडो रासायनिक अपक्षय कहा जाता है इसको, ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। डून्स आर डेवलप्ड फ्रॉम विंड मूवमेंट ऑफ सैंड, यानी जो टीलों का जो डून्स बनते हैं कहाँ पे, जो रेगिस्तान है जिस तरह से, जहाँ पे क्या है डेजर्ट अधिक है, तो वहाँ पे क्या होता है, डून्स बनते हैं किसके द्वारा? विंड के मूवमेंट के द्वारा ऑफ द सैंड में। तो ध्यान रखेंगे, रेत की हवा की गति से क्या है, रेत में बनते हैं मोस्टली ये डून्स। कंटिन्यू देखते हैं। पेरेंट मटेरियल्स आर डिपोजिटेड बाय वाटर, कामा विंड, कामा आइस एंड ग्रेविटी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ग्रेविटी इनटू लैंड एरियाज आर कॉल्ड लैंड फॉर्म। यानी जो पेरेंट मटेरियल होते हैं वह कौन कौन से, जैसे आर डिपोजिटेड बाई, यानी एक दूसरे के क्या है जमा करते हैं, तो किसके द्वारा? वाटर के द्वारा, विंड के द्वारा, ग्रेविटी के द्वारा। तो उसे हम कहते क्या हैं, तो उसे क्या है, लैंड रूप कहते हैं उसके, यानी भूमि का रूप कहते हैं। जो भी क्या है फाइनली हमारा जो पेरेंट मटेरियल के द्वारा जो भी डिपोजिशन होता है बाय द वेरियस एजेंट्स के द्वारा। कंटिन्यू देखेंगे। फॉर डेजर्ट फिजिकल वेदरिंग इज प्रीडोमिनेंट, ध्यान रखेंगे। जो जहाँ पे सूखा या मरुस्थल होगा वहाँ पे फिजिकल वेदरिंग क्या है, सबसे महत्वपूर्ण होती है वहाँ पे, प्रीडोमिनेंट यानी प्रदान होती है वहाँ पे फिजिकल। द एंड प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग इज पेरेंट मटेरियल, यानी जो अपक्षय का जो अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो क्या होता है, पेरेंट मटेरियल होता है, ध्यान रखेंगे। इन प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग इज पेरेंट मटेरियल, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था एक। कंटिन्यू देखते हैं। द मोर रैपिड ब्रेक डाउन ऑफ द मिनरल्स टेक प्लेस अंडर द सब ह्यूमिड क्लाइमेट, यानी जो चट्टान या फिर जो मिनरल्स हैं उनका जो टूटते फूटते हैं वो कौन से क्लाइमेट पे टूटते हैं, जहाँ पे सब ह्यूमिड क्लाइमेट होती है, वहाँ पे अधिक क्या आसानी से क्या है टूट जाते हैं, रैपिड तीव्र से। कंटिन्यू देखते हैं। फॉर मूविंग boulders from one place to another the speed of water should be 9 मीटर पर सेकेंड, यानी जो बोल्डर्स, जो बड़े बड़े पत्थर्स होते हैं भाई, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जो पानी की गति होती है, वह पूछ रहा है कि कितनी कम से कम गति होनी चाहिए, तो कम से कम 9 मीटर प्रति सेकेंड होनी चाहिए, तब जो पत्थर है वह पानी के साथ क्या है बह सकता है। तो कंटिन्यू देखेंगे। नेक्स्ट, वेदरिंग ऑफ प्राइमरी मिनरल्स प्रोड्यूस द सेकेंडरी मिनरल्स, यानी जो प्राइमरी मिनरल्स होती है, प्राइमरी मिनरल्स जो वेदरिंग प्राइमरी होती है, अपक्षय या बोले तो फिजिकल वेदरिंग होती है, उससे मोस्टली क्या बनते हैं हमारे प्राइमरी मिनरल से सेकेंडरी मिनरल्स का क्या निर्माण होता है, ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि जो प्राइमरी मिनरल डिसइंटीग्रेशन होता है उसका मतलब क्या होता है वो देखते हैं। तो डिसइंटीग्रेशन मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स पार्टिकल्स इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स बाय द फिजिकल फोर्स, यानी जो फिजिकल फोर्स होता है भौतिक बल के द्वारा, डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है, तोड़ता है किसको, रॉक्स एंड मिनरल्स के पार्टिकल जो बड़े बड़े होते हैं उनको क्या छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है, उसी को हम क्या बोल सकते हैं, डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं या फिर ब्रेकडाउन बोलते हैं। कंटिन्यू देखेंगे। अब उसी तरह जिस तरह से डिकम्पोजिशन डिसइंटीग्रेशन था, उसी तरह डिकम्पोजिशन मीन्स देख देते हैं। तो डिकम्पोजिशन मीन्स केमिकल ब्रेकडाउन, यानी रासायनिक का अपक्षय क्या कहलाता है, डिकम्पोजिशन कहलाता है। देख लेते हैं कंटिन्यू। द सेडेंटरी सॉइल मीन्स होती है सॉइल फॉर्म एट द साइट ऑफ फॉर्मेशन, यानी जो जो जैसा कि हम देख रहे थे, जो पेरेंट मटेरियल था हमारा और दो प्रकार का था, तो उसी में जो सेडेंटरी जो सॉइल मीन्स होता है, इसका क्या है, जो सॉइल एट द साइट फॉर्म, यानी ये क्या है जो स्थान दर स्थान पे मिट्टी का क्या है निर्माण होता रहता है। तो कंटिन्यू देखेंगे। द डिपोजिट्स ऑफ रॉक फ्रेगमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ, यानी जो चट्टान के टुकड़ों को जमा होता है वह किसके द्वारा मोस्टली जमा होती है, किसका परिणाम है, तो वह है ग्रेविटेशनल एक्शन के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण क्रिया के द्वारा चट्टानों के टुकड़े का जमा हो जाते हैं। कंटिन्यू देखेंगे। द मोर फर्टाइल सॉइल इन द वर्ल्ड आर डिपोजिटेड ऑन एलुवियल, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे डिपोजिटेड, तो जो विश्व की अगर देखा जाए सबसे अधिक जो फर्टाइल जो सॉइल होती है संसार में, अपने इंडिया को भी अगर इंक्लूड कर लिया जाए, तो सबसे अधिक फर्टाइल सॉइल कौन सी होती है हमारी, जलोढ़ मृदा होती है,
जो कि क्या है हमारी जलोढ़ मृदा की एलुवियम क्या है प्रोसेस के, कोलुवियम और एलुवियम प्रोसेस के द्वारा क्या है बनती है। आप इसको ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम ए स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू वाज फाउंड टू एज द फॉलो। यानी जो संरचनात्मक दृष्टि से अगर देखें तो क्रिस्टलीकरण का क्रम किस प्रकार है, तो देखते हैं इस प्रकार है। पहला हमारा है इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, पहले स्वतंत्र चतुष्फलक का होता है, उसके बाद सिंगल चैन का होता है। सिंगल चैन मतलब एकल श्रृंखला, उसके बाद डबल चैन और फाइनली हमारा सीट का होता है। क्रिस्टलाइजेशन ध्यान रखिए, क्रिस्टलाइजेशन इस सीरीज में होता है। तो कंटिन्यू आप लोग कमेंट करके बताएंगे जो सिंगल चैन जो मिनरल्स है उसका एग्जांपल बताएंगे, और साथ में डबल चैन सिलिकेट मिनरल्स भी बताएंगे कौन सा है। तो कंटिन्यू आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं। द सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम फर्नेस द सिलिकेटन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मिनरल्स। यानी जो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम है वो द्वितीय खनिजों के उत्पादन के लिए क्या है कंकाल तैयार करता है। क्या करता है? कंकाल तैयार करता है। ध्यान रखिए कौन? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ये ध्यान रखेंगे। सिलिकेटन मतलब कंकाल तैयार करते हैं। आप लोग क्वेश्चन कमेंट करके बताएंगे कि जो सिलिकेटन है जो कंकाल होता है मिट्टी को, वह किस पार्टिकल्स को कहा जाता है, या कड़ाकार का वह कौन सा भाग है जिसको हम स्केलेटन या कंकाल की संज्ञा दी गई है, तो आप बताएंगे। कंटिन्यू देखते हैं। Fe and Mn यानी आयरन और मैग्नीज आर इम्पोर्टेंट फॉर इम्पोर्टिंग रेड कलर टू सॉइल फॉर द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन फिनोमिना। यानी जो लाल कलर जो मोस्टली जो प्रदान करते हैं वह किसकी वजह से होता है, कहाँ पे किस प्रोसेस में होता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस में। किसके द्वारा? आयरन और मैग्नीज के द्वारा। कौन सा कलर देते हैं? रेड कलर। ध्यान रखेंगे आप लोग। कंटिन्यू देखेंगे। सोडियम एंड पोटास या पोटेशियम आर इम्पोर्टेंट डिस्पर्जिंग एजेंट्स फॉर क्ले एंड ह्यूमस कोलाइड्स। एक बार आप ध्यान रखेंगे, इस जो प्रक्रिया पाई जाती है कौन सी? क्ले और ह्यूमस कोलाइड्स में जो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं भाई क्या उसको छितरा जाता है, फैला देता है। तो कौन कौन से उसमें हैं? सोडियम और पोटेशियम के द्वारा। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे कि जो फ्लोकुलेशन जो प्रोसेस होती है उसमें कौन से केमिकल्स बढ़ावा देते हैं उसको, या ऐसे कौन से जो मिनरल्स हैं जो हमारे जो क्या है फ्लोकुलेशन जो प्रोसेस होती है उसको क्या है बढ़ावा देते हैं, या उनको किसी भी मिट्टी में डालने पर या फ्लोकुलेशन बढ़ जाता है। फ्लोकुलेशन मीन्स होता है कि जो पार्टिकल्स अलग अलग पार्टिकल्स हैं वह आपस में क्या है जोड़ करके एक फ्लॉक्स बोले तो एक ढेला बना लेते हैं। तो आप कमेंट करके बताएंगे ये चीज़। कंटिन्यू देखते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम हैव ए फ्लोकुलेशन इफेक्ट एंड रिजल्ट इन फेवरेबल द स्टेबल सॉइल स्ट्रक्चर फॉर द प्लांट। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कैल्शियम मैग्नीशियम और यहाँ पे फास्फोरस भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्यान रखेंगे आप लोग, फास्फोरस भी हो जाएगा यहाँ पे। फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये क्या नाम, ये फास्फोरस है यहाँ पे। कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम ये क्या है फ्लोकुलेटिंग इफेक्ट डालते हैं, जिससे क्या होता है जो सॉइल स्ट्रक्चर है वह क्या है अधिक समय तक क्या है बना रहता है। जो किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? जो हमारे प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए मोस्टली क्या है अच्छा रहता है। तो कंटिन्यू देखेंगे इसको। तो साथियों आज के लिए इतना ही, और जो हमारा टॉपिक होता है वह रॉक्स एंड मिनरल्स की जो बेदरिंग है या फिर अपक्षय वह हमारा कंप्लीट होता है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने समझा था, जो भी टॉपिक अभी हम लोगों ने समझा बहुत ही आसान शब्दों में। अगर फिर भी किसी तरह का आपको कोई क्वेश्चन है या आपका कोई सजेशन है, या जो भी आपके दिमाग में कोई भी चीज़ अगर आ रही या नहीं समझ में आई, तो आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।